वो सेल मिलके इन्होंने जो डिस्कवरी की, सबका अपना अपना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है डॉक्टर रणजय सिंह। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा, सेल को यहाँ पर क्या बोला गया है? यूनिट ऑफ लाइफ। एक्चुअल में बेटा, किसी चीज को यूनिट जब बोला जाता है कि उससे नीचे उसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो। मैं यदि बोलूं सेल को यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है, तो यदि मैं बोलूं सेल जिससे बनी हुई है, सेल किससे बनी हुई है बेटा? सेल बनी हुई है ऑर्गेनेल से। सेल जो बनी हुई है किससे बनी हुई है बेटा? ऑर्गेनेल से। अब साथ में मैं ये बोलूं, क्या उन ऑर्गेनेल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? क्या ऑर्गेनेल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? क्या है? नहीं, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये जब कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं, एक से साथ मिलके सभी ऑर्गेनेल कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं और एक मेम्ब्रेन से कवर होके, तो वो एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो सेल प्रॉपर एक यूनिट की तरह फंक्शन करती है। वो सभी फंक्शन करती है जो एक लिविंग में होने चाहिए। लिविंग में बेटा क्या क्या फंक्शन होते हैं? लिविंग ग्रो करता है, लिविंग आपका रेस्पायर करता है, लिविंग आपका मेटाबॉलिज्म करता है, लिविंग के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, और भी काफी सारे इसके बेटा क्या है, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक है। एक्चुअल में जब कोई इंडिविजुअल यूनिट इतने सारे फंक्शन करे, मतलब उनके अंदर ग्रोथ भी हो, रेस्पायर भी करे, मेटाबॉलिज्म भी हो, कॉन्शियसनेस भी हो, इटीसी इंटरेक्शन भी हो, ये सब होगा, तो वो एक यूनिट की तरह, स्मॉलेस्ट यूनिट की तरह फंक्शन करेगा बेटा। अब मैं बोलूं कि एक इंडिविजुअल सेल क्या कर सकता है? एक इंडिविजुअल सेल क्या कर सकता है बेटा? इंडिविजुअल सेल आपके, जैसे आपने देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। कोई बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लीजिए। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से दूसरे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगा, उसे आप क्या बोलोगे? रिप्रोडक्शन। एक बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन लेगा सराउंडिंग से, राइट। एक बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया को छोड़ के ले लीजिए, यूकैरियोटिक सेल में ले लेते हैं एक हम। यदि मैं बात करता हूं, यदि कोई प्रोटोजोअन है जैसे अमीबा है, वो क्या करेगा? अपने अंदर सराउंडिंग से न्यूट्रिशन भी लेगा, वो अपने साइज में इंक्रीज करेगा, साइटोप्लाज्म अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसे बढ़ाएगा, तो सेल का साइज बढ़ेगा। तो वो क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। अब बेटा यहां पर आप ये बोलोगे, सर ये सभी, मैं बात करूं बैक्टीरिया की, मैं बात करूं प्रोटोजोअन्स की, मैं बात करूं फंगस की, मैं बात करूं प्लांट की या एनिमल की, ये सभी ग्रो करते हैं, राइट बेटा। पर अब मैं वहीं पर बात करूं माउंटेन्स की, वो भी ग्रो करते हैं। बेटा यहां पर जो बात हो रही है, लिविंग को डिफाइन करने के लिए ग्रोथ इंटरनल होगी। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा उस द लिविंग वर्ल्ड में, कि वहां पर लिविंग को डिफाइन करने के लिए इंटरनल ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर बोला गया है। अब बेटा आता है, यही मैं बोलूं कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या म्यूल रिप्रोड्यूस करता है? नो। क्या मैं उसे नॉन लिविंग मानूं? नो। एक्चुअल में मुझे यदि लाइफ को डिफाइन करना है तो लिविंग के बारे में पता होना चाहिए। यहीं पर मैं बेटा बात करूं कि सिंपल, यदि मैं बात करता हूं कि उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस यदि होती है, श्योर होती है बेटा मेटाबॉलिक प्रोसेस। आप सिंपल देखिए, कोई प्लांट है फोटोसिंथेसिस करता है, वहीं पर यदि मैं बात करता हूं, यदि प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के बाद में क्या बना रहा है? एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। वो क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस करने के बाद में एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी से
फूड का प्रोडक्शन कर रहा है, वो क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस। वही फूड यूज करके बाकी एक्टिविटीज कर रहा है, वो क्या है बेटा? कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये सभी कहाँ चल रही हैं? एक लिविंग सिस्टम में चल रही हैं, कोऑर्डिनेट मैनर में चल रही हैं। अब यहीं पर मैं बोलता हूं, ये दोनों जो प्रोसेस चल रही हैं, क्या सेल के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट मिलके इन दोनों प्रोसेस को कर सकते हैं? नेवर। तो बेटा ध्यान रखिए, एक सेल से बिलो, एक सेल से, यदि मैं बात करूं कोई सा भी ऑर्गेनल सेल से बाहर कंप्लीट फंक्शन नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में मैं बोलूंगा सेल क्या है? एक सिंगल वो यूनिट है जो अपने ऑल फंक्शन क्या करती है? सेल्फ करती है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बोला गया है, सेल को बेटा क्या बोला गया है? सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला गया बेटा सेल को? स्मॉलेस्ट बेसिक फंक्शनल, 3 वर्ड बोले गए हैं बेटा। स्मॉलेस्ट का मतलब यदि मैं इससे नीचे बात करूं तो वो कंप्लीट अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। बेसिक कि हाँ वो सबसे सिंपल यूनिट है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स, इससे कॉम्प्लेक्स यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे सेल से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? जब एक ही तरह की सेल किस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, या बहुत सारी सेम टाइप की सेल मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यूज क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गेनल। ऑर्गन बेटा, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है बेटा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बेटा क्या बनता है? मान लीजिए सेल है, सेल ने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाई, कोई टिश्यू। उन टिश्यू ने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाई, ऑर्गन। मान लीजिए आपका कोई एक ऑर्गन है, क्या है? मैंने बताया आपका ऑर्गन मान लीजिए लिवर है। क्या लिवर अपने आप फंक्शन कर रहा है? नहीं। वो किससे बना है? डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बना है। उसमें कई तरह के टिश्यू हैं क्योंकि उसमें कई तरह की सेल हैं। टिश्यू के अब जो डिफरेंट टिश्यू से बना है उसके एक एक टिश्यू में सिंगल टाइप ऑफ सेल है। वो सेल मिलके फंक्शन कर रही हैं और वो एक तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। तो हमने उसे क्या बोला बेटा? फंक्शनल बोला, उसे स्मॉलेस्ट बोला, उसे बेसिक बोला और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला। हमें यह भी पता होना चाहिए लाइफ है क्या। लाइफ तो एक टाइम पीरियड है, बर्थ से डेथ के बीच का वो टाइम पीरियड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी सारी एक्टिविटीज करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज स्मॉलेस्ट स्केल में केवल और केवल एक सेल कर सकती है। तो बेटा हमारा जो टॉपिक था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ प्रॉपर तरीके से डिफाइन हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा हिस्ट्री को जानेंगे। हिस्ट्री में देखें सेल की सबसे पहले डिस्कवरी कब हुई? 1665 में एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। बेटा रॉबर्ट हुक जो थे वो मैथमेटिशियन थे। कौन थे ये? मैथ इसे रहने दीजिए, इसके बारे में जानना जरूरी है, मैथमेटिशियन के बारे में जानना जरूरी नहीं है, पर इतना जान लीजिए इन्होंने सेल्फ
मेड माइक्रोस्कोप से क्या देखा? इन्होंने कॉर्क लिया, प्लांट का डेड पोर्शन होता है कॉर्क। क्या लिया इन्होंने बेटा? कॉर्क लिया, उसके क्या किए? स्लाइस कट किए। अब डेड पोर्शन से आप स्लाइस कट कर रहे हो, उसे माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, तो उसमें जो सेल देखेंगे वो बेटा कैसे होंगे? डेड सेल। कैसे थे बेटा? डेड सेल। तो डेड सेल की डिस्कवरी किसने की? डेड सेल की डिस्कवरी हुई रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसकी खोज की थी बेटा? डेड सेल की। अब हमें यह जानना है कि लिविंग सेल की खोज किसने की बेटा? लिविंग सेल की खोज एक साइंटिस्ट हुए थे, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने भी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से क्या डिस्कवर किया बेटा? ये गए पॉन्ड से थोड़ा सा 2 बूंद वाटर लेके आए, उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको कुछ माइक्रोब्स दिखाई दिए। एक्चुअल में वो थे क्या? वो बैक्टीरिया थे, प्रोटोजोन्स थे। इन्होंने स्पर्म्स को भी देखा, इन्होंने ब्लड का टेस्ट करके आरबीसीज की स्ट्रक्चर्स को भी देखा और अपनी जो डायरी थी उसमें सभी की स्ट्रक्चर्स को बनाया, बाद में उन्हें पब्लिश भी किया। तो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी की थी बेटा? लिविंग सेल। ये लिविंग सेल क्या कौन थी? क्या थी लिविंग सेल? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में अमीबा, और क्या थे बेटा? स्पर्म, आरबीसी, ईटीसी की खोज इन्होंने की थी। मतलब उन्होंने देखा था, उस समय जो डायग्राम बनाए थे उससे अनुमान लगा कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो लिविंग सेल देखी वो ये थी। बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट और हुए थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन। कौन बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी की थी बेटा? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और न्यूक्लियस में बाद में डार्क स्टेन जो न्यूक्लियस ले रहा था, पता चला वो क्या है? न्यूक्लिन बोला गया उसे। और वो न्यूक्लिन क्या था? न्यूक्लिक एसिड। इसे अभी नहीं पता, हमें डिस्कस नहीं करेंगे, इसे हम बाद में करेंगे जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। यहां जानिए, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। बाय रॉबर्ट ब्राउन। आगे आते हैं बेटा। सेल बेटा कितने टाइप की हो सकती है? सिंपल हमें पता है, जैसे सेल के टाइप प्रोकैरियोटिक हो सकती है, यूकैरियोटिक हो सकती है। यूकैरियोटिक में बेटा सेल फंगाई और किसकी हो सकती है? प्रोटिस्ट की हो सकती है। ओके बेटा, यहां पर सभी यूकैरियोटिक सेल इंटरनली लगभग सेम होती हैं। थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, सेल के अंदर सेल वॉल का वेरिएशन आ सकता है, कहीं पर वैक्यूल का वेरिएशन आ सकता है, कहीं पर प्लास्टिड का डिफरेंस आ सकता है, किसी में हो सकते हैं किसी में नहीं हो सकते। ये सब चीजें
हम धीरे धीरे बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम जानते हैं बेटा, जो हमें जानना है वो है एक्चुअल में सेल के ऊपर कुछ थ्योरीज दी गई थी, उन थ्योरीज के बारे में जानना है बेटा। ये जो थ्योरी थी 3 डिफरेंट वैज्ञानिकों ने दी थी। एक वैज्ञानिक थे सबसे पहले जिन्होंने थ्योरी दी थी, 1838 में पहली थ्योरी आई थी, और वो वैज्ञानिक थे एम स्लाइडेन, मिथाइल स्लाइडेन। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। कौन थे बेटा? ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बोला ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ cell and its component या constituent। एक और वैज्ञानिक हुए 1839 में बेटा, उन वैज्ञानिक का नाम था थियोडोर स्वान। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। एक्चुअल में जब ये एनिमल सेल की स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि एनिमल सेल एक मेम्ब्रेन से कवर है। उसे बाद में बोला गया क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे ही इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर अपना स्टडी किया और कहा कि प्लांट सेल एनिमल सेल से थोड़ा डिफरेंट है, और उन्होंने कहा कि प्लांट सेल के ऊपर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है। उसे क्या बोला इन्होंने? हार्ड कवरिंग। बाद में उसे क्या बोल दिया गया? सेल वॉल। तो इन्होंने, स्वान ने, एनिमल सेल के अंदर कवर्ड, एनिमल सेल कवर्ड विद मेम्ब्रेन एंड plant cell covered with hard wall। एक तो ये कंक्लूजन दिया इन्होंने, पहला कंक्लूजन ये। दूसरा इन्होंने कहा all animal are made up of cell and its component। अब बेटा, स्लाइडेन एंड स्वान जब इन्होंने ये सब बोल दिया, उसके बाद ये एक निष्कर्ष पर बेटा नहीं पहुंच पाए। वो निष्कर्ष क्या था? वो ये था, जिस पर पहुंचना था वो ये था कि प्लांट सेल, एनिमल सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो न्यू सेल है वो ओल्ड सेल से आ रही है। इसके बारे में इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। बेटा, इनका जो फेल्यूर था वो ये था, दे आर
they are unable they are unable to describe that a new cell a new cell come from old cell। अनेबल बेटा ध्यान रखना, ये बताने में असफल रहे थे, ये फेल हो चुके थे कि ये बताने में कि जो हमारी न्यू सेल है वो ओल्ड सेल से आ रही है। आगे देखते हैं बेटा, ये तो रही सेल थ्योरी की ओल्ड थ्योरी। ओल्ड थ्योरी किसने दी थी मेनली बोला जाए, वो दी थी स्वान ने। एक साइंटिस्ट हुए रुडोल्फ, 1855 में एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्को। इन्होंने क्या कहा था बेटा, इन्होंने कहा था, एक कोट किया था, इन्होंने कहा न्यू सेल comes from old cell after डिवीजन। ओके, इसी को यह जो कोट किया था उसके रूप में बोलें तो क्या बोलेंगे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये कोट किया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने कहा था कि जो सेल है, एक पॉइंट तो ये बोला इन्होंने बेटा, एक पॉइंट ये बोला, दूसरा कहा अपनी, ये इन्होंने जो दिया था बेटा वो थी मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी बेटा, रुडोल्फ विर्को में। मॉडर्न सेल थ्योरी का एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट है बेटा ऑल organism are made up of cells and its components। ओके बेटा, यदि आप इसमें कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहो, वैसे एनसीईआरटी ने केवल यही 2 पॉइंट बोले हैं, कुछ और भी पॉइंट हो सकते हैं इसमें ऐड, वो ये हैं, आपसे पूछा जाए तो केवल ये 2 पॉइंट याद रखना कि न्यू सेल कम्स फ्रॉम ओल्डर सेल आफ्टर डिवीजन, और दूसरा all organism made up of cell and its components। बेटा और क्या ध्यान रखना है, cell have
its own independent shall have its own independent, इसे रहने दीजिए, shall have its own independent existence. क्या बेटा? shall have its own independent existence, कि हाँ एक यूनिसेलुलर भी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। जब माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी हो चुकी थी, जब से हम प्रॉपरली सेल्स को देख सकते थे जो माइक्रोस्कोपिक हैं, तो हम बोल सकते थे कि एक यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल अपने आप में एग्जिस्टेंस रखती है। फॉर एग्जाम्पल, आज के प्रेजेंट डे में हम देखेंगे बहुत सारे सभी प्रोकैरियोट्स और बहुत सारे यूकैरियोट्स भी माइक्रोस्कोपिक हैं, यूनिसेलुलर हैं और सभी की अपनी एग्जिस्टेंस है। अब हम यहां देखते हैं कि ये तो रहा बेटा सेल थ्योरी वाला पोर्शन। अब हम बात करते हैं, यदि हमने सेल थ्योरी देख ली है तो अब हम बात करेंगे बेटा कि सेल के शेप कैसा होता है, सेल का साइज कैसा होता है। सेल साइज बेटा, सेल दो प्रकार की है, हमें अभी सेल्स के टाइप के बारे में डिस्कस किया था। सेल आइदर प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है और दूसरी यूकैरियोटिक भी हो सकती है। तो उसके साइज की बात करें तो वो भी वेरी करेगा। माइक्रोस्कोप भी हैं, कोई बड़े साइज की भी हैं जो आपकी नेक्ड आई से दिखाई देती हैं। जो नेक्ड आई से नहीं दिखाई देंगी उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक। अब हम देखते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं बेटा, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है बेटा? माइकोप्लाज्मा। क्या है बेटा? माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 म्यूएम होता है। यहां पर बेटा एक डाउट है, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाते होंगे। क्या पॉइंट है वहां पर एनसीईआरटी जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है? माइकोप्लाज्मा को 0.3 म्यूएम का बताया है, जबकि पीपीएलओ को क्या साइज बोला है? प्लूरो, इसका नाम क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बेटा इसका साइज बोला गया है 0.1 म्यूएम। हो गया कंफ्यूजन? 0.1 म्यूएम और 0.3। फिर इसे हमने स्मॉलेस्ट क्यों बोला? यस बेटा, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया का क्या है? ग्रुप है। माइकोप्लाज्मा क्या है? ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। वो बैक्टीरिया का ग्रुप है बेटा जिसके पास में क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है। यदि ये बैक्टीरिया का ग्रुप है तो हो सकता है वो ग्रुप जो है या तो फैमिली हो या जीनस हो। तो ये क्या है? जीनस है। इसमें बहुत सारी स्पीसीज होंगी बेटा,
मैनी स्पीसीज होंगी। इस जीनस में माइकोप्लाज्मा की में बहुत सारी स्पीसीज होंगी, उनका अपना अलग अलग क्या होगा, अपना प्लेस होगा जहां पर वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो कर रहे हैं, कुछ पैरासाइटिक हैं ह्यूमन के अंदर ग्रो कर रहे हैं, कुछ कहीं ग्रो कर रहे हैं, तो इनका अलग अलग अपना बिहेवियर होगा। इनमें सबका अपना अपना साइज होगा। जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया का जो साइज है, जो विदाउट मेम्ब्रेन है, जो माइकोप्लाज्मा के अंडर आते हैं, उनका साइज मोस्ट ऑफ द माइकोप्लाज्मा का साइज, मोस्ट ऑफ द माइकोप्लाज्मा स्पीसीज, ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द माइकोप्लाज्मा स्पीसीज, इसके अंदर कई सारी स्पीसीजेस भी तो होंगी बेटा। स्पीसीज साइज क्या है बेटा, वो है 0.3 म्यूएम, राइट। अब मैं बात करूं बेटा, ये तो मोस्टली स्पीसीज का साइज है। एनसीईआरटी ने उसमें कुछ स्पीसीज जो पीपीएलओ के अंदर आती हैं, जैसे हमारा जो प्लूरल फ्लूइड होता है, उसमें कहते हैं ना हमको निमोनिया हो गया है ना, वो किसके द्वारा होता है, इसी पीपीएलओ के द्वारा होता है, जिसका साइज 0.1 म्यूएम है। पर ये कुछ एक स्पीसीज हैं। पीपीएलओ कितना साइज बताया, 0.1 म्यूएम। इसके अंदर बेटा बहुत कम स्पीसीज आती हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज किस में आ जाती हैं, 0.3 म्यूएम के अंडर आ जाती हैं। तो जो कॉमन साइज जो बोला गया है, हम बोलते हैं ना स्मॉलेस्ट, तो आप याद रखना 0.3 म्यूएम। आगे चलते हैं बेटा। यदि मैं बात करूं, ये तो स्मॉलेस्ट का साइज हो गया। अब मैं एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज बताता हूं। टिपिकल बैक्टीरियल सेल साइज क्या रहेगा बेटा, 1 से 2 म्यूएम, 1 से 2 म्यूएम। टिपिकल का मतलब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया का साइज क्या रहेगा, 1 से 2 म्यूएम। पर इट कैन वेरी रीच अप टू कितना, 5 म्यूएम, 3 to 5 म्यूएम, इतने तक भी हो सकता है। कुड बी लिखा है एनसीईआरटी में कि ये 3 to 5 म्यूएम तक बैक्टीरिया का साइज हो सकता है, टिपिकल का नहीं। टिपिकल का साइज 1 से 2 म्यूएम। यदि बैक्टीरिया का नॉर्मल पूछ लिया जाए, बैक्टीरिया का साइज कहां तक हो सकता है, वो 3 to 5 म्यूएम। एक टिपिकल बैक्टीरिया साइज 1 से 2 म्यूएम। अब बेटा मैं बात कर रहा हूं वायरस, ध्यान रखिएगा क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। तो इसका साइज क्या रहता है बेटा, 0.02 से 0.2 म्यूएम तक। ये बैक्टीरियल फिल्टर से आसानी से क्रॉस कर जाता है। माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरियल फिल्टर से क्रॉस कर जाता है। ये पॉइंट याद रखना कि वायरसेस का साइज इतना रेंज करता है, 0.02 म्यूएम से 0.2 म्यूएम तक। प्लस अब हम देखते हैं कुछ यूकैरियोटिक सेल पर आ जाते हैं।
हमने कनेक्टिंग लिंक का देख लिया, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज देख लिया। अब हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल के शेप की बात कर लेते हैं। शेप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। यदि मैं बात करता हूं बैक्टीरिया, वैसे प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी सेल आ जाती हैं बेटा? इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसमें BGA ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं वो आ जाते हैं, इसमें PPLO एंड माइकोप्लाज्मा भी आ जाते हैं। ओके ओहो एक सेकेंड। इसके अंदर बेटा माइको प्लाज्मा भी आ जाता है बेटा। ये तो आ गया प्रोकैरियोट्स के अंदर। यदि हम इनकी शेप की बात करें, जिसमें बैक्टीरिया को वो शेप की बेसिस पर 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया है? 4 ग्रुप में। वो कौन से हैं ग्रुप बेटा? पहला है कोकस, दूसरा है बैसिलस, तीसरा है विब्रियो, चौथा है स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरुलम जो आता है वो स्पाइरल शेप में आता है। कोकस का क्या हो जाता है बेटा? ध्यान रखिए, ये राउंड शेप रहते हैं, या हम बोल सकते हैं स्फेरिकल। कैसे? स्फेरिकल या राउंड स्फेरिकल। बैसिलस रॉड शेप्ड, विब्रियो कोमा शेप, और फोर्थ जो है स्पाइरुलम, जो फोर्थ क्लास है वो किस में आ जाती है? स्पाइरल शेप में आ जाती है। राइट बेटा। इसके बाद में ये तो हमने बैक्टीरिया का शेप देख लिया जो एनसीईआरटी में दिया है। उसके अलावा फ्लैजिला के आधार पर, प्रेजेंस और आधार पर नॉन फ्लैजिलेट और फ्लैजिलेट भी आ जाते हैं। जो मोटाइल होते हैं जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है वो फ्लैजिलेट बोले जाते हैं, और फ्लैजिला के आधार पर उनको मोनोट्राइकस और लोफोट्राइकस, डाइट्राइकस, पेरिट्राइकस इस तरह से डिफाइन किया गया है, जो आपके काम का नहीं है। आपके काम का क्या है? कोकस, बैसिलस और कोमा शेप, इसके अलावा आ जाता है स्पाइरुलम। ये आपको क्लास के बारे में जानना है। ये तो बैक्टीरियल सेल का शेप हो गया। अब यूकैरियोटिक सेल
सेल्स का हम क्या देखेंगे बेटा? साइज एंड शेप। यूकैरियोटिक साइज सेल का साइज एंड शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों चीज एक साथ करेंगे हम। यदि मैं देखूं ह्यूमन आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल, इनका जो साइज होता है 7 म्यूएम, एनसीईआरटी बोलती है 7 म्यूएम। यहां एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें 52% प्रोटीन एंड आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर, ये पॉइंट यहां दे रहा हूं, यहां देना नहीं चाह रहा था। मेम्ब्रेन के अंदर 52% प्रोटीन और 40% लिपिड पाया जाता है, रिमेनिंग में कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉइड पाए जाते हैं। दूसरी सेल हम ले लेते हैं। ये सेल का जो शेप होता है, ये तो साइज हो गया बेटा, शेप जो होगा वो बाई कॉनकेव। कैसा? बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव कैसा होता है? इस तरह से लीजिए, ओके, लीजिए बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाइए। ओके, कुछ इस तरह से रहेगा बेटा। ओके, बाई कॉनकेव हो गया। दूसरा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल, इनका जो साइज होता है वो अमीबॉइड होता है। क्या होता है? अमीबॉइड। शेप जो होता है कैसा होता है शेप बेटा? अमीबॉइड शेप। कोई पार्टिकुलर शेप नहीं है इनका। इस तरह से कर लीजिए। न्यूक्लियस भी इसमें कुछ इस तरह से हो जाएगा, ग्रेनुलर टाइप में। इस तरह से कर लीजिए। मतलब कोई एक पार्टिकुलर शेप नहीं है, जैसे अमीबा का कोई पार्टिकुलर शेप नहीं है, इनका भी कोई पार्टिकुलर शेप नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा हमारे नर्व सेल। पॉइंट याद रखिए, लॉन्गेस्ट एंड ब्रांच्ड, साइज अप टू 1 मीटर। ये 1 मीटर तक हो सकते हैं, छोटे भी होते हैं, और लॉन्गेस्ट कितने हो सकते हैं? अप टू 1 मीटर। तो ये नर्व सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। छोटी हमने देख ली और लॉन्गेस्ट सेल देख ली। छोटी क्या थी? माइकोप्लाज्मा। किसमें थी? प्रोकैरियोट्स में थी। लॉन्गेस्ट हमारे पास नर्व सेल आ गई। अब हम लार्जेस्ट सेल देखें। लार्जेस्ट एंड आइसोलेटेड, ये किसकी होती है बेटा? ऑस्ट्रिच एग का नाम सुना है? ऑस्ट्रिच एग, ये लार्जेस्ट एंड आइसोलेटेड सेल है बेटा। इसके बाद में मीजोफिल सेल ले लीजिए। मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल का ये होती हैं बेटा राउंड एंड ओवेल। जैसे ये लीफ का कोई सेक्शन है, इस तरह से मीजोफिल सेल। इसके बाद बेटा हम देखते हैं ट्रैकीड का शेप। प्लांट्स में होती है। ट्रैकीड का
जो शेप है वो बेटा इलोंगेटेड। कैसा होता है बेटा? इलोंगेटेड। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या आपका रहा साइज। हाँ, ध्यान रखिए यूकैरियोटिक ध्यान रखिए टिपिकल, आपके एनसीईआरटी में दिया है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 म्यूएम से 20 म्यूएम तक उसका बेटा साइज। ये आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन है, यदि ये आप ध्यान नहीं रखोगे तो मिस कर जाओगे। शेप साइज से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सेल थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सेल थ्योरी का, मॉडर्न सेल थ्योरी का कंक्लूजन क्या था। इसके अलावा हिस्ट्री से कभी बन सकता है कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी। ओवरव्यू से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए ओवरव्यू दे रहा हूं। जो बनेगा ओवरव्यू के बाद का, जो हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में जब बात करेंगे, उनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, तो क्वेश्चन वहां से बनेगा। जो मैंने पॉइंट बोले हैं क्वेश्चन वहीं से बनेगा। ओके बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।